देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। लाइव न्यूज में खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डाल लेते हैं। मणिपुर में लगातार हिंसा, भीड़ ने 4 और विधायकों के घर फूके। अमित शाह ने बुलाई आपात बैठक। अमित शाह मणिपुर को लेकर अधिकारियों के साथ आज करेंगे बैठक। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार, ये बहुत गंभीर श्रेणी। 10वीं 12वीं को छोड़कर सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। 50% नौकरी पेशा लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, दूसरे चरण के लिए आज प्रचार थम जाएगा। शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार का आखिरी मौका। नाइजीरिया से ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाइजीरिया ने मोदी को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा। G20 समिट में होंगे शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा, आज महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार। जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़, बारामूला में बलात्कार पकड़ा गया। AK-47 बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव के रण की। और यूपी उपचुनाव के रण की अगर हम बात करें तो आज शाम उपचुनाव का प्रचार अभियान थम जाएगा। शाम 5 बजे से बंद होगा विधानसभा उपचुनाव का प्रचार और अंतिम दिन सभी पार्टियां जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आएंगी सभी पार्टियां। आज प्रचार का अंतिम दिन है। अंतिम दिन सभी पार्टियां जीत के लिए पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएंगी। आज शाम 5 बजने के साथ ही चुनाव प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गोरखपुर के सांसद रविकिशन भी रोड शो करेंगे और पार्टियां जीत के लिए पूरी ताकत। आज कानपुर में डिंपल यादव का रोड शो होने वाला है और मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जनसभा है। रालोद मुखिया जयंत चौधरी भी मीरापुर में चुनावी सभा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी भी मीरापुर में करेंगे चुनाव प्रचार। अंतिम दिन चंद्रशेखर रावण भी मीरापुर क्षेत्र में करेंगे प्रचार। 20 को मतदान और 23 नवंबर को परिणाम सामने आ जाएंगे। विधानसभा के रिक्त 10 में से 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेंगे। सबसे पहले अनिकेत, आज शाम 5 बजने के साथ ही उपचुनाव के प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो अंतिम दिन है और सभी पार्टियों की ओर से कोई भी कोर कसर छोड़ने का प्रयास नहीं। पूरी कोशिश, पूरी जोर आजमाइश सभी पार्टियों की ओर से लगाई जा रही है जीत के लिए। देखिए गरिमा, अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की, तो 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और आज शाम को 5 बजे जो प्रचार प्रसार है सभी सियासी दलों के लिए, वो थमता हुआ नजर आएगा। और अगर बात करें अंतिम दिन की, तो आज अंतिम दिन में डिंपल यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर RLD प्रमुख जयंत चौधरी की हम बात करें या फिर चंद्रशेखर रावण की बात हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, तो सभी सियासी दल कहीं ना कहीं अपने तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील आज करते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें कानपुर की सीसामऊ सीट की, तो सीसामऊ सीट पर भी आज डिंपल यादव प्रचार प्रसार करेंगी। वहीं अगर बात करें रवि किशन की, तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुरेश अवस्थी, उनके पक्ष में आज रवि किशन वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें करहल सीट की, तो निश्चित तौर पर करहल सीट हो या कटहरी सीट हो या फिर खैर की बात करें या सीसामऊ सीट की बात करें, तो तमाम ये जो प्रमुख सीटें हैं इन पर जो लड़ाई है वो सीधी तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है गरिमा।
अगर हम बात करें वर्तमान में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में है और 3 सीटें जो है वो बीजेपी के पास में है और 1 सीट जो सहयोगी दल आरएलडी है उसके पास में और एक जो सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल का जो दल है जो बीजेपी के साथ में अलायंस में है उनके पास में वो सीट है। फिलहाल 10 सीटों में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल उपचुनाव नहीं हो रहा है, यानी कि 9 सीटों पर उपचुनाव देखने को मिलेगा। और बात करें 20 तारीख को मतदान होना और 23 तारीख को जो निर्णायक नतीजे हैं गरिमा वो सामने निकल कर आएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन सभी जो तमाम जो वरिष्ठ जो नेता हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें उपचुनाव की गरिमा तो ये उपचुनाव कहीं ना कहीं सभी सियासी दलों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह, क्योंकि अगर बात करें 2025 की तो 2025 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे बीजेपी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात हो या फिर बसपा की बात हो, गरिमा सभी सियासी दलों का ये प्रयास है कि बड़ा जनाधिकार अपने प्रत्याशियों को दिलाया जाए और बड़े मैंडेट के साथ में इस उपचुनाव में जीत सुनिश्चित की जाए। क्योंकि अगर हम लोकसभा के नतीजों को अगर देखें तो जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ और जो नतीजे आए वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व वही दावा करता रहा था कि 80 की 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित करेंगे, लेकिन वो नतीजे नहीं आए। हालांकि हिंदुत्व का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, इसको लेकर बड़ा जोर आजमाइश हुई, खूब प्रचार प्रसार जरूर हुआ बीजेपी की तरफ से, लेकिन शायद उसका उतना लाभ लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को नहीं मिला। और अब कहीं ना कहीं ये उपचुनाव भी बीजेपी के लिए नाक का बाल बन चुका है, क्योंकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और एक बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां भी बड़ी हो जाती हैं गरिमा। अब ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और बीजेपी का एक प्रयास है कि जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उन सभी 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत सुनिश्चित करें, ना केवल जीत सुनिश्चित करें बल्कि एक बड़ा मैंडेट तय करें। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए जो प्रचार प्रसार है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और आज उसका अंतिम दिन है। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की या फिर समाजवादी पार्टी की, तो लगातार अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले को लेकर इस उपचुनाव में मैदान में। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें गरिमा तो बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब 23 तारीख को शनिवार को जब निर्णायक नतीजे आएंगे तो जनता किसको चुनेगी, जनता ने जन समर्थन अपना किसको दिया है, ये नतीजे तय करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि उपचुनाव जो है उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर होना है ये सभी सियासी दलों के लिए कहीं ना कहीं साख की बात बन चुकी है। क्योंकि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो जिस तरह से प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का लोकसभा में रहा है, अब ऐसे में अखिलेश यादव की अगर हम बात करें गरिमा तो अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं ये साख की बात है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव सत्ता परिवर्तन की बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर इस उपचुनाव में अगर समाजवादी पार्टी एक बड़ा मैंडेट एक ज़्यादा सीटें लेकर आती है तो साफ तौर पर कहने का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर बात करें विधानसभा के चुनाव की जो 2025 में होने, उसके लिए भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की राहें आसान होती हुई नजर आएंगी। लेकिन ये जरूर है कि इस त्रिकोणीय लड़ाई में बसपा भी मैदान में और बसपा के सभी उम्मीदवार मैदान में। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा गरिमा कि क्या बसपा के उतरने से समाजवादी पार्टी का कोई खेल खराब हो सकता है या फिर बीजेपी का कोई खेल खराब हो सकता है या किसको इसका लाभ मिलेगा, ये खैर नतीजे आने के बाद ही तय होगा। लेकिन ये जरूर है कि ये जो 9 सीटों पर जो उपचुनाव होना है गरिमा वो सभी सियासी दलों के लिए साख की बात है। और शायद यही कारण है कि लगातार सभी जो वरिष्ठ नेता हैं वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और आज अंतिम दिन भी कोई भी पार्टी अपना कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव आज मीरापुर में होंगे, तो वहीं उनकी जो पत्नी डिम्पल यादव हैं वो आज कानपुर में नसीम सोलंकी के पक्ष में आज वोट की अपील करती हुई नजर आएंगी गरिमा। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर आज अलग अलग दलों के सभी बड़े नेता जो हैं वो चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए अनिकेत नजर आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि देखिए आज प्रचार प्रसार का आखिरी मौका है, इसके बाद से सिर्फ घर घर जाकर ही प्रचार प्रसार लोग कर सकेंगे, एक सीमा होती है। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में जैसा आपने भी कहा कि लिटमस टेस्ट है सभी दलों के लिए और अपनी पूरी ताकत सभी को झोंकनी है, चाहे सत्ता पक्ष बीजेपी की ही हम बात क्यों ना कर ले, उनकी ओर से भी जिस तरीके से लोकसभा के चुनावों में कहीं ना कहीं पिछड़ना हुआ उसके बाद से पूरी कोशिश लगातार की जा रही है। तो परीक्षा इस बार सत्ता पक्ष की भी है। हालांकि कहते हैं कि उपचुनाव में अमूमन सत्ता पक्ष का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, लेकिन इस बार डर बराबर नजर आ रहा है सभी दलों में। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अगर गरिमा बात करें सियासत की तो सियासत में कुछ भी होना मुनासिब है। अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश की तो एक बड़ा सूबा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और अगर केंद्र की सियासत की गरिमा बात करें तो कहीं ना कहीं केंद्र की सियासत का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। अब ऐसे में अगर बात करें अखिलेश यादव की या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो दोनों ही नेताओं के बीच में जो कांटे की जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है। और लोकसभा के चुनाव के बाद से लगातार देखने को मिला कि जो सियासी पारा है उत्तर प्रदेश का वो कहीं ना कहीं गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो पोस्टर वार की अगर बात कर लें या फिर मंचों से लगातार जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की जो बयार देखने को मिली थी इस चुनाव से पहले, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। हालांकि अगर नवंबर के मौसम की अगर बात करें गरिमा
तो नवंबर के मौसम में प्रायः ठंड का मौसम आ जाता है, लेकिन ठंड के मौसम में आने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में जो सियासी पारा है वो गर्म कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन में जो पूरा प्रयास है वो चाहे अखिलेश यादव हो या फिर बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता वो सभी ये प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं कि बड़ा मैंडेट अपने प्रत्याशियों के लिए जोड़ा जाए और एक बड़े बहुमत के साथ में इस उपचुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित की जा सके। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि 23 तारीख को यानी कि शनिवार को जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे और नतीजे किसके पक्ष में होंगे वो नतीजे आने के बाद तय होगा। लेकिन ये जरूर है कहीं ना कहीं जो सियासी गर्मी है वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। और अगर बात करें फॉर्मूले की, तो जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले को लेकर आगे चल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के, वहीं अगर हम बीजेपी की अगर बात करें गरिमा, तो बीजेपी की तरफ से हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर लगातार धार दी जा रही है। हालांकि ये एजेंडे कितने जनता समझ पाएगी, जनता इनको कितना समर्थन देगी, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन साफ तौर पर अगर बात करें तो जो प्रयास है वो सभी दलों के लिए सभी दल साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस त्रिकोणीय लड़ाई में कहीं ना कहीं चाहे चंद्रशेखर रावण की बात करें या फिर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, हालांकि एआईएम का बहुत मैंडेट और बड़ा जनाधिकार उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो मुस्लिम जो वोट है उसका तुष्टिकरण जरूर बिल्कुल इस बार, लेकिन सभी दलों की ओर से हर एक वर्ग को साधने की भी अनिकेत पूरी कोशिश है। अब लाभ किसको कितना मिलता है देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन, शाम 5 बजने के साथ ही प्रचार प्रसार पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। शुक्रिया अनिकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर उपचुनाव के रण का आज अंतिम दिन है और आज चुनाव प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी। 20 को चुनाव और उसके बाद 23 नवंबर को नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। विधानसभा की रिक्त 10 में से 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी क्या कुछ कह रही हैं, एक बार सुनते हैं। में सारे शहरों का डेटा वेरी पुअर, सिवियर प्लस, बहादुरगढ़ एयर क्वालिटी सिवियर 445 वहां का AQI, बल्लभगढ़ वेरी पुअर 301, भिवाड़ी 345, भिवानी 415, बीकानेर राजस्थान 403, बुलंदशहर पुअर वेरी पुअर 310, एक के बाद एक, चूरू राजस्थान 375 वेरी पुअर, दारूहेड़ा वेरी पुअर, दुर्गापुर 316, गाजियाबाद 362, ग्रेटर नोएडा 362, हाजीपुर 367, हापुड़ 351, हिसार 365। आप इस कागज को पढ़ते चाहिए, चाहे झुंझुनू हो, चाहे जींद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो। आज देश भर के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। आप स्टबल बर्निंग का, फार्म फायर का डेटा देखने जाइए तो यह दिखता है कि चाहे राजस्थान हो वहां पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है। अगर आप डेटा देखने जाइए तो दिखेगा कि पंजाब में जहां 2021 में 71,300 फायर्स हुई थी, वो घट के पिछले साल तक 36,650 हो गया। और इस साल जब तकरीबन आज की तारीख पे 90% पराली की घटनाएं हो चुकी हैं, मात्र 8,404 घटनाएं पंजाब में हुई हैं। लेकिन आप बाकी राज्यों के आंकड़े देखिए। उत्तर प्रदेश में पिछले साल के कंपैरिजन में 60% पराली जलाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जहां पिछले साल 1533 फार्म फायर्स हुई, वो इस साल बढ़ के 1926 पहुंच गया। राजस्थान में पराली जलाई जा रही है, जहां 2020 में राजस्थान में सिर्फ 430 के करीब पराली जलाने की घटनाएं थी, वो इस साल 2024 तक 1926 पहुंच गया है। और अगर आज देश भर में कहीं सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है, वो मध्य प्रदेश में जलाई जा रही है। केंद्र सरकार के खुद के आंकड़े बता रहे हैं
कि 15 सितंबर से 17 नवंबर तक 9,600 पराली जलाने की घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं। यानी रोज 700 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं। और यही कारण है कि अगर आप मध्य प्रदेश के शहरों के भी आंकड़े देखने जाइए तो वो भी वेरी पुअर और सिवियर एयर क्वालिटी में पहुंच गए हैं। आज मैं केंद्र सरकार से जानना चाहती हूं कि पराली जलाना पिछले 6-7 साल से देश भर में बढ़ता जा रहा है। चाहे हरियाणा हो वहां बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश हो वहां बढ़ रहा है, राजस्थान हो वहां बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश हो वहां बढ़ रहा है। पिछले 6 साल में, पिछले 7 साल में केंद्र सरकार एक कदम बताए जो उन्होंने ये घटनाएं रोकने के लिए लिया है। अगर पंजाब की सरकार पराली जलाने को कम कर सकती है, 80% कम कर सकती है, तो बाकी राज्यों में ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्यों पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी की स्टेट में ढकेल दिया गया है? आज पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आप इन राज्यों के किसी भी शहर के किसी भी अस्पताल में जाइए, वहां पे आपको बुजुर्ग एडमिट दिखेंगे, उन्हें सांस नहीं लिया जा रहा। आपको पीडियाट्रिक वार्ड भरे हुए दिखेंगे क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से सांस नहीं लिया जा रहा। क्यों केंद्र सरकार इस मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है? क्यों केंद्र सरकार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही? आज मैं भारतीय जनता पार्टी से और केंद्र सरकार से अपील करना चाहती हूं। देखिए, जब पराली का धुआं आता है वो ये नहीं देखता कि मध्य प्रदेश यहां पे खत्म हो गया और उत्तर प्रदेश यहां पे शुरू हो गया, उत्तर प्रदेश यहां पे खत्म हो गया, दिल्ली यहां पे शुरू हो गया, दिल्ली यहां पे खत्म हो गया, राजस्थान यहां पे शुरू हो गया। पराली का धुआं ये नहीं देखता कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पराली का धुआं ये नहीं देखता कि कोई आम आदमी पार्टी के परिवार में पैदा हुआ बच्चा है या कोई भारतीय जनता पार्टी के परिवार में पैदा हुआ बच्चा है। हर राज्य में हर बुजुर्ग, हर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चाहे वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जब देश भर में पराली जलाने की वजह से एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई है तो केंद्र सरकार को सामने आना पड़ेगा, केंद्र सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। यह उनकी जिम्मेदारी है। मेरी केंद्र सरकार से यही अपील है कि राजनीति करना बंद करें, सामने आए, कदम उठाएं और नॉर्थ इंडिया के सभी राज्यों में पराली जलाने की इन घटनाओं को कम करें। थैंक यू। और अब बात करेंगे सांसों पर संकट की। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देखिए, लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। अलीगंज, लालबाग, तालकटोरा की हवा जहरीली हो चुकी है और सांसों पर संकट मंडरा रहा है। शनिवार से चल रही पछुआ हवा के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं सुधरा है और शनिवार से चल रही पछुआ हवा के बावजूद नहीं सुधरा एयर क्वालिटी इंडेक्स। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लालबाग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 पहुंचा है। लगातार अलग अलग जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय अलीगंज में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहद खराब स्थिति में और ऐसी हवा सेहत के लिए बेहद खराब मानी जाती है।
अनिकेत तिवारी हमारे साथ में, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। अनिकेत, सांस लेना दूभर हो गया है, सांसों पर संकट नजर आ रहा है क्योंकि प्रदूषण पूरी तरीके से बढ़ता हुआ और एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होते हुए। अनिकेत, आवाज मिल रही है? तो अनिकेत की आवाज नहीं मिल पा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लालबाग, तालकटोरा और अलीगंज की हवा बेहद खराब स्थिति में। लालबाग, तालकटोरा सभी जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हवा ऐसी कि सांस लेना भी दूभर हो गया है। अनिकेत एक बार फिर से हमारे साथ में से खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिकेत, लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लोगों के लिए सांस लेना भी दूभर हो गया है। देखिए गरिमा, अगर बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो लगातार उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तो लगातार चाहे तालकटोरा हो, इंदिरा नगर हो या आलमबाग हो, जो भी अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पर जो AQI का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पर्यावरण पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम हवा की बात करें तो शाम के वक्त और सुबह के वक्त जो हवा है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में जिस तरह से AQI के जो इजाफा देखने को मिल रहा है, अब ऐसे में चाहे छोटे बच्चे हों या फिर सांस के मरीज हों या फिर जो हार्ट के पेशेंट हैं या फिर बुजुर्ग लोग हैं, उन पर इसका खासा असर गरिमा देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि जितने भी बुजुर्ग या सांस के जो मरीज हैं, अगर आवश्यकता नहीं है तो आप घर से ना निकलें और कोशिश करें कि दोपहर के वक्त जब थोड़ी धूप हो जाती है तब घर से बाहर निकलें, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त जो हवा है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में जैसा कि मैंने बताया कि जो सांस के जो मरीज हैं और जो बच्चे हैं और हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं जो परेशानी का सबब AQI लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। गरिमा, बिल्कुल, लगातार लोगों के लिए बहुत मुश्किल स्थिति हो गई है। अनिकेत, क्या एक बार फिर से लोगों ने कोरोना काल के जैसे मास्क पहनना शुरू कर दिया है, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि लोग खुली हवा में सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, कई लोग तो घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। इवन डॉक्टर्स की ओर से भी यही सलाह दी जा रही है कि सिर्फ जरूरी काम के चलते ही घरों से बाहर निकले। बिल्कुल, देखिए गरिमा, अगर बात करें AQI की तो जिस तरह से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठंड का मौसम आ चुका है और इस मौसम में कहीं ना कहीं जो वातावरण में जो तब्दीली है वो देखने को मिलती है। हालांकि अगर बात करें तो मौसम में नमी ज़रूर है और उस नमी के कारण जो हवा है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। जहाँ एक तरफ सर्द हवाओं से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरह से खराब हो रहा है तो दूषित हो रही है जो वायु, उससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है। अगर बात करें नगर निगम विभाग की तो नगर निगम विभाग की तरफ से जरूर वो जो पॉइंट्स है जहाँ पर भी AQI बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वहाँ पर एंटी फॉगिंग कराई जा रही है, वहाँ पेड़ों पर छिड़काव कराया जा रहा है, रोडों पर छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें गरिमा स्वास्थ्य विभाग की तो लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि जितने भी बुजुर्ग हैं या फिर जो हार्ट पेशेंट हैं या फिर जो सांस के मरीज हैं, उनको अगर आवश्यक नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलते भी हैं तो अपना मास्क वो बेयर करें ताकि जो जहरीली हवा है उससे वो कहीं ना कहीं इफेक्ट ना हो। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग का ये प्रयास है कि लोगों को बेहतर उपचार व्यवस्था देने के साथ ही लोगों को अवेयर किया जाए और जन सहभागिता की भी बेहद आवश्यकता है। ऐसे में तो साफ तौर पर लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर आवश्यक घर से नहीं है तो आप ना निकलें। लेकिन साफ तौर पर जैसा कि मैंने बताया कि मौसम में परिवर्तन होने के साथ ही
जो AQI जो स्तर है वो लगातार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और उससे राजधानी लखनऊ भी अछूती नहीं है गरिमा। बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि अब लखनऊ में भी स्थिति कुछ दिल्ली जैसी ही होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। बहुत शुक्रिया अनिकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सांसों पर संकट नजर आ रहा है, लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरता जा रहा है और प्रदूषण बढ़ता लोगों के सामने नई मुसीबतें लेकर आया है। लालबाग, तालकटोरा सभी जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में और इस हवा को बेहद खराब माना जाता है। उस स्थिति में फिलहाल लखनऊ वासी रहने को मजबूर नजर आ रहे हैं। तीनों ही इलाकों की अगर हम बात कर लें तो लाल श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है, जो बहुत खतरनाक है। और राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सीधा लेकर चलते हैं, तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। माया ये पकड़िए, ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये एक लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। धन्यवाद राहुल जी। ये अच्छा है, इसको पीछे रखेंगे। अच्छा, वो पोस्टर भी लगा दो साइड पे, पकड़ लो। यहाँ एक इस साइड पकड़ लो, बताइए भैया। एक सेकंड, आलोक देशपांडे, इंडियन एक्सप्रेस। राहुल जी, आप हमेशा कहते आए हैं कि महाराष्ट्र के डीएनए में कांग्रेस है। तो जब से ये इलेक्शन का मुद्दा शुरू हुआ, तब जब विकास का मुद्दा था, तो आज वो आगे कटेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद इन मुद्दों पे आगे रुक गया है। तो क्या आपको लगता है कि इन सारी स्लोगन्स के वजह से महाराष्ट्र के डीएनए को नहीं, उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है, एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है, सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। दीपक भट्टू से लोकमत। राहुल जी, आज मार्केट में किसानों को सोयाबीन का 4,000 रुपया करीबन रेट मिल रहा है। एमएसपी है 4,830 रुपया। तो आपने कहा है कि हम लोग 7,000 रुपए देंगे अगर सत्ता पे आएंगे तो, और प्लस बोनस। तो 4,000 और 7,000 प्लस बोनस, ये जो डिफरेंस है वो कहां से कांग्रेस कॉम्पेंसेट करेगी? ये हमने सारे कैलकुलेशंस कर रखे हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, हमने ऐसी ही पॉलिसीज छत्तीसगढ़ में चलाई हैं। तो फाइनेंशियली देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज इजीली फीजिबल, वी हैव डन ऑल द कैलकुलेशंस। स्टडी किया है हमने। अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो हमारी टीम से हम आपको पूरा फाइनेंशियल डिटेल्स, ये जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, इसका पूरा फाइनेंशियल डिटेल हम आपको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रंजीत सिंह, ANI।
अभी राहुल जी गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत एएनआई से। आप चूंकि काफी केंद्रित हैं धारावी के मुद्दे को लेकर के, तो मैं सवाल करना चाहूंगा कि 2005 से धारावी में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है, रीडेवलपमेंट के नाम पे अगर हम बात करें तो अब जो योजना वहां चल रही है, आप चूंकि कह रहे हैं कि बिलियनियर को लखपति बनाने की कोशिश है, लाख करोड़ का उनका टारगेट है, तो 2005 से अब तक जो विकास नहीं हुआ है, अब अगर शुरू हुआ है उसमें आपको कमियां नजर आती हैं, और आप सरकार आने पे बदलने की बात भी की है महाविकास आघाड़ी ने। नहीं, विकास नहीं हुआ सवाल नहीं है, रीडेवलपमेंट। हाँ, रीडेवलपमेंट। हाँ, तो उसके लिए अगर सरकार आपकी आती तो योजना बंद होगी, तो वो पुनर्विकास और लंबा नहीं किया जाएगा, 3 साल या 5 साल कम से कम लगेंगे, फिर एक बार शुरू होके और लेट। देखिए, हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये जो जमीन है, जो लोग धारावी में रहते हैं उनकी जमीन है, वो उस पे सालों से रह रहे हैं, वहां पे वो काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज हैं। मैंग्रोव्स की जो जमीन है वो छीनी जा रही है, यहाँ पे बाढ़ आती है, ज्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा, और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। दैट इज आवर ऑब्जेक्शन। आवर ऑब्जेक्शन इज दैट इट इज अनफेयर, इट इज बीइंग डन, द इंटायर पॉलिटिकल मशीनरी is being twisted to help one person. We are not convinced about how the tendering process was worked out, and we are absolutely convinced that this is theft of Dharavi land, and it is being handed over to one person. इसी व्यक्ति को देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को डिफेंस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दी जा रही है, इसी व्यक्ति को पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। और मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का, तो ये अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते हैं। विदाउट क्लियर सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, धारावी कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हो रहा है यहां पे, और ये चुनाव का मुद्दा है, बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में है। यही मुद्दा है कि महाराष्ट्र का जो धन है वो महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा, या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा। और मैंने यहां प्रोजेक्ट्स के बारे में बोला है, मेरे पास लिस्ट है जो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के थे, जो आपसे छीनकर, महाराष्ट्र के युवाओं से छीनकर दूसरे स्टेटों में गए हैं। मैं लिस्ट पढ़ना चाहूंगा, और टोटल इसकी जो वैल्यू है, महाराष्ट्र के युवाओं को मालूम होना चाहिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। वेदांता का फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट जो था, 1 लाख युवाओं को महाराष्ट्र में रोजगार मिलता, 1.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट था, यह आपसे छीन लिया गया है। टाटा एयरब्रश प्रोजेक्ट, 6000 युवाओं को हाईली टेक्निकल रोजगार मिलता, 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथों से छीन लिया गया है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 75,000 जॉब्स महाराष्ट्र के युवाओं को मिलते, 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंसेस सर्विस सेंटर, 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलता, 1.63 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 20,600 युवाओं को रोजगार मिलता, यह आपसे छीन लिया गया है। बर्ट ड्रग पार्क, 80,000 युवाओं को रोजगार मिलता, 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सेमीकंडक्टर प्लांट्स, 90,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। टोटल 5 लाख युवाओं के जो जॉब्स हैं वो आपसे छीने गए हैं। महाराष्ट्र के युवाओं, आप इस बात को समझिए, धारावी की जमीन छीनी जा रही है। मोदी जी सामने बोल रहे हैं, एक हैं तो सेफ हैं, अदानी जी को दी जा रही है। 7 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आपसे छीने गए हैं, और 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता था, वो आपसे लिया गया है।
और दूसरे प्रदेशों में गया है। ये रिकॉर्ड है, ये पक्की बात है, ये हवा की बात नहीं है। अनन्या गुप्ता, और पीटीआई। अगर आप इसके डिटेल चाहते हैं तो हम आपको सबको डिटेल्स दे सकते हैं। महाराष्ट्र के युवाओं, आप ये बात समझिए, आपसे आपकी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार रोजगार चोरी कर रही है। Sir, if we see the tendering process, it is stated that everyone will get houses in Dharavi who are staying over there. So how do you claim and justify that people will get Everybody homeless? knows how Adani tendering process works. The whole country knows it. Okay, everybody knows how CBI is used, how ED is used, how income tax department is used, how people are pressured. An example is sitting in front of you in Mumbai airport. It's there for everybody to see. Now, it's one thing if the media doesn't want to report it, right? But the fact of the matter is the whole country knows that Mr. Adani is fully supported by the Prime Minister, and anything that Mr. Adani wants, he gets. सर दीपा इस कदम इलेक्शंस में साकाल, एक सेकेंड प्लीज, अनुशासन प्लीज। दीपा कदम साकाल। क्या है धारावी का रिडेवलपमेंट कैसे होगा इसका? धारावी का डेवलपमेंट जो वहां के स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को लेकर होगा। आज उनके इंटरेस्ट को परे किया जा रहा है, उनके इंटरेस्ट को निगेट किया जा रहा है और इनके इंटरेस्ट को पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। और सिर्फ धारावी की बात नहीं है, दूसरी जमीन की बात है, मैंग्रोव्स की बात है, मुंबई की फ्लडिंग की बात है। तो ये सिंपल चीज नहीं है कि भाई सिर्फ धारावी जा रहा है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है। और हम चाहते हैं कि जो धारावी के स्टेक होल्डर्स हैं और मुंबई की जनता का इसका फायदा हो। तो जो भी होगा स्टेक होल्डर्स से पूछकर, स्टेक होल्डर्स के पार्टिसिपेशन के साथ होगा। एक व्यक्ति के लिए सारे रूल्स तोड़कर नहीं होगा। राजू सोनवने, एबीपी माझा। नहीं, मैंने आपको लिस्ट पढ़ के दी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और आगे चलते हैं महाराष्ट्र के धारावी, जहां पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ करें आपको सुना देते हैं। जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए हम एक साथ खड़े हैं। और जो उद्धव जी ने कहा है वो सही है और उसका मैं सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद राहुल जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। 23 तारीख के बाद फिर आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। सुनिए भैया, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। एक सेकंड, मुझे बोलने दीजिए। एक सेकंड। सो थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जाना है, देखिए मुझे झारखंड जाना है। भैया आप प्लीज बैठ जाइए, मैं बात कर रहा हूं, आप बैठ जाइए 2 मिनट, डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ, तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे झारखंड में भी ऐसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और टाइमिंग की थोड़ी इशू है, तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और इन चीजों के बारे में आपके और सवाल हो तो हमारी टीम यहां है, जो भी आपके सवाल होंगे वो डिटेल आपको दे देंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। तो अभी आप सुन रहे थे राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया के सवालों का जवाब भी देते नजर आ रहे थे। साथ ही आप देख सकते हैं एक पोस्टर लिए जिसमें लिखा है एक हैं तो सेफ हैं, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। इसके बाद राहुल गांधी झारखंड जाएंगे, जहां पर इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मीडिया ने कई तरह से सवाल पूछे, 2005 का जिक्र किया कि 2005 से लेकर के 2024 तक की
विकास की गति क्यों धीमी है धारावी में, क्या उस पर बात करेंगे। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर यूपी चुनाव में गठबंधन में दिखी दरार। और देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के प्रचार में कांग्रेस नहीं दिखी है। सपा कांग्रेस में गठबंधन पर कांग्रेस ने चुनाव से दूरी बना के रखी हुई है। मनचाही सीटें नहीं मिलने पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से इनकार भी कर दिया था। अखिलेश और कांग्रेस के अविनाश पांडे का दावा भी है कि गठबंधन जारी रहेगा, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, आपस में दोनों की अनबन जिस तरह से निकलकर आ रही है सामने, उससे ये लगता है कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार पड़ती नजर आ रही है। तो प्रचार के दौरान सपा के मंच से नदारद रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रस्म अदायगी के तौर पर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी कहीं कहीं मौजूद भी दिखाई दिए। विधानसभा क्षेत्र स्तर पर अगर बात करें तो कांग्रेस नेता मन मुताबिक कर रहे हैं चुनाव प्रचार, यानी कि उनसे कहा जा रहा है कि आप प्रचार में शामिल होइए, लेकिन वो शामिल ना होकर के अपने ही मन से अपने मन मुताबिक काम करने में लगे हुए हैं। जहां मन आ रहा है वहां पर प्रचार करते नजर आ रहे हैं, जिससे कि ये कयास लगाया जा रहा है, ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस के बीच जो दूरियां हैं, तलखियां हैं, वो नजर आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस ने मनचाही सीटों का जिक्र किया था। सपा से कांग्रेस ने सीटें मांगी थी, वो 5 सीटें मांगी थी, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव ने सीटें देने से मना नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीटें चाहते थे राहुल गांधी, वो सीटें ना मिल पाने के कारण अनबन नजर आ रही है। तो विधानसभा क्षेत्र स्तर पर कांग्रेस नेता अपने ही मन मुताबिक प्रचार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के प्रचार में कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही है। सीटें नहीं मिलने से कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर के देखा जा रहा है कि उपचुनाव जो होने हैं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर, उन 9 सीटों को लेकर के दमखम लगा है राजनीतिक दलों का। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव की अगर बात कर लें तो अखिलेश यादव लगातार दावा करते नजर आए कि कांग्रेस के बीच कोई अनबन नहीं है, लेकिन दूरियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। जहां अखिलेश यादव होते वहां पर कांग्रेस का कोई भी नेता मौजूद नजर नहीं आता, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में दिखाई दिए थे। तो इससे ये लगाया जा रहा है अंदेशा कि कहीं सीटों को लेकर अनबन तो नहीं। और इसी बीच लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किशोरी की गला घोट करके हत्या की गई है। किशोरी की गले पर गला कसने से निशान भी देखे गए हैं। हत्या कर किशोरी का शव नहर पटरी पर फेंका भी गया है। तो बीती रात 10 बजे घर से निकली थी किशोरी और बिना जानकारी के घर से निकली थी किशोरी। हत्या से पहले किशोरी ने संघर्ष किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल भी की। गोसाईगंज के उद्वत खेड़ा गांव का ये मामला है। तो सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। गोसाईगंज के उद्वत खेड़ा गांव का मामला है। किशोरी की गला घोट करके हत्या की गई है। किशोरी के गले पर निशान भी मिले हैं। गला कसने से ये निशान जो कि पाए गए, हत्या कर किशोरी का जो शव है नहर के पटरी पर फेंका गया। और बीती रात 10 बजे की घटना है, जब किशोरी अपने घर से बाहर निकली थी, वो भी किसी को जानकारी दिए बगैर।
राजधानी लखनऊ से खबर है जहां पर किशोरी की गला घोट करके हत्या की गई है। और राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बताने जा रहे हैं जहां पर इंदिरा नहर किनारे मिला है किशोरी का शव। भटवारा गांव की रहने वाली किशोरी बताई जा रही है। 10 बजे घर से लापता थी 16 वर्षीय किशोरी। पुलिस मामले की जांच कर रही। परिजनों ने जताई किशोरी की हत्या की आशंका। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के इंदिरा नहर के पास की ये घटना है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है और रात को 10 बजे किशोरी घर से निकली थी और परिजनों ने किशोरी की हत्या की आशंका व्यक्त की है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के इंदिरा नहर के पास की ये घटना बताई जा रही है। लखनऊ से एक खबर, इंदिरा नहर किनारे किशोरी का शव बरामद हुआ है। भटवारा गांव की रहने वाली किशोरी है। तो कल रात की ये घटना, 16 साल की थी किशोरी। लखनऊ से खबर है जहां पर केजीएमयू में बोन बैंक के लिए मंजूरी मिली है। बोन बैंक के लिए 1.25 करोड़ की मिली है मंजूरी। केजीएमयू में प्रदेश का पहला बोन बैंक शुरू होगा। बोन बैंक के लिए जगह भी चिन्हित की गई है। तो आर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में बोन बैंक होगा। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं। बोन बैंक के लिए 1 करोड़ से कहीं अधिक की जो राशि है वो तय की गई है और केजीएमयू में प्रदेश का पहला जो बोन बैंक है वो होगा, शुरू होगा और जगह भी जो की है वो चिन्हित कर ली गई है। आर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में जो बोन बैंक है वो शुरू किया जाएगा। खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त राजधानी लखनऊ से एक खबर। यहाँ केजीएमयू में अब बोन बैंक शुरू होगा, जगह भी चिन्हित कर ली गई है। तो बोन बैंक के लिए 1 करोड़ से अधिक की राशि को मंजूरी भी मिल गई है।
तो बोन बैंक के लिए 1 करोड़ से अधिक की राशि को मंजूरी दी जा चुकी है। इसी के साथ ही साथ KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रदेश का पहला बोन बैंक शुरू होगा। तो बोन बैंक के लिए जगह का चिन्हीकरण कर लिया गया है। आर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में शुरू किया जाएगा बोन बैंक। तो हड्डियों की जो बताया जाता है, जिससे कि जो परेशानियां होती हैं बोन से रिलेटेड, हड्डियों से संबंधित, उनके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तो प्रदेश का ये पहला बोन बैंक होगा जो कि राजधानी लखनऊ में मौजूद होगा। गोंडा से आ रही है खबर, जहां पर गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया गया। ट्रेन के कई कोचों के पथराव के दौरान शीशे भी टूटे हैं। मैजापुर रेलवे स्टेशन के पास लोगों ने ये पथराव किया और पथराव के दौरान यात्रियों में हड़कंप मच गया। पथराव के दौरान कोच में बैठी यात्रियों को कोई चोट नहीं है। करनाइलगंज रेलवे स्टेशन से आगे मैजापुर स्टेशन के पास ये पथराव हुआ। एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर गोंडा जीआरपी आरपीएफ को यात्री ने इस बात की जानकारी दी और जानकारी मिलने के बाद जांच पड़ताल में गोंडा का जो रेलवे प्रशासन है वो भी जुट गया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।